नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः मैं अपने YouTube चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके सामने मैनेजमेंट के पार्ट 2 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लगभग 30 से 35 क्वेश्चन जो प्रबंधन है उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपका रिवीजन कराएंगे या फिर जो आप मॉक लगाते हो उनके लिए एलिमिनेशन के कई और ऑप्शन खोल देंगे, है ना। तो वो हम शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। बस एक अनुरोध है आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, विख्यात विद्वान कुर्ज और ओ डेनल ने प्रबंध के कितने कार्य बताए, ठीक है। तो इन्होंने प्रबंध के 5 कार्य बताए, ठीक है। प्रबंध का सर्वाधिक आधारभूत एवं सर्वव्यापक कार्य जिसमें करने से पहले सोचा जाता है वह है नियोजन। नियोजन में आप करने से पहले आप विचार करते हैं, ठीक है। निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनके बीच पारस्परिक संबंधों का एक तार्किक ढांचा तैयार करने का कार्य कहलाता है। ये आपका संगठन कहलाता है, ठीक है। संगठन में आपके जो निर्धारित उद्देश्य होते हैं, ठीक है, उसमें आप भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का उपयोग कर कर आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जाते हैं। सही व्यक्ति को सही काम का आधार है, ये आपका क्या है, नियुक्तिकरण, है ना। नियुक्तिकरण में आप सही व्यक्ति को सही काम सौंपते हैं। नियुक्तिकरण कार्य में शामिल नहीं है, तो नियुक्तिकरण कार्य में शामिल अभिप्रेरण नहीं है। ये आपका एक मानवीय गुण है ना। इसके बाद मानव शक्ति नियोजन, भर्ती एवं चयन, प्रशिक्षण एवं विकास, ये सब नियुक्तिकरण कार्य में शामिल है। नियुक्तिकरण कार्य को जिन प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध का एक कार्य नहीं माना है उनमें शामिल है। कई कई प्रबंधन जो आपके शास्त्री हैं उन्होंने नियुक्तिकरण को उसमें प्रबंधन का एक हिस्सा नहीं माना है या कार्य नहीं माना है। उनका ये कहना है कि नियुक्तिकरण जो है वह एक अलग प्रक्रिया है। ये इनमें एक सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान जो प्रबंध शास्त्री है उनका नाम है अर्नेस्ट डेल। प्रबंधन के निर्देशन कार्य में सम्मिलित है तो संचार, अभिप्रेरण, नेतृत्व, पर्यवेक्षण और उपरोक्त सभी। तो जो आपका प्रबंधन के जो निर्देशन है, डायरेक्शन है, उसमें ये आपके सभी कौशल सम्मिलित है। प्रबंधन के लिए कौन से कार्य को हम उपलब्धि का लेखा करना कह सकते हैं, तो आपका नियंत्रण जो है उसको आप उपलब्धि का लेखन करना कह सकते हैं। नियंत्रण कार्य में सम्मिलित नहीं है। निर्धारित मानकों के विरुद्ध वास्तविक निष्पादन का मापन, बिल्कुल सही, ये तो आप नियंत्रण कार्य में आएगा। विचलनों की पहचान भी आएगी। विचलनों को सही करने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई, ये भी आई। कर्मचारियों का विपेरण, ये भी एक आंतरिक गुण है। उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना कहलाता है। सर्वोत्तम विकल्प का आप जब चयन करेंगे क्या कहलाएगा, वो निर्णय के माध्यम से आप सर्वोत्तम विकल्प का चयन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो आपके गुने एवं रिले ने समन्वय को संगठन का पहला क्या कहा है, तो आपका सिद्धांत बतलाया। समन्वय को प्रबंधन का एक पृथक कार्य मानने के बजाय इसे प्रबंधन का सार माना है। किसने माना, कुर्ज ओ डेनल ने। ये जो आपका है फिर समन्वय को प्रबंधन का एक पृथक कार्य मानने के बजाय इसे प्रबंधन का सार कहा गया है। क्रियात्मक प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली विभिन्न संगठनात्मक क्रियाएं हैं। उत्पादन भी है, विपणन एवं वित्त है, सेवर्गीय, उपरोक्त सभी ये क्रियात्मक प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं। वे आधारभूत सत्य जो किसी कार्य के कारण एवं प्रभाव रूपी संबंधों की व्याख्या करते हैं क्या कहलाते हैं, तो आपके ये जो है सिद्धांत कहलाते हैं, ठीक है। प्रबंध को 3 अर्थों, आर्थिक संसाधन के रूप में, अधिकार सत्ता प्रणाली के रूप में, एक वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया है। जो प्रबंधन है उनको 3 अर्थ अलग अलग किसने प्रस्तुत किया है, आपके हर्विशन एंड मार्स ने इसे 3 अर्थ अलग अलग रूप देकर इनको परिभाषित किया है। प्रोथियो मन के अनुसार प्रबंधन के जो 3 अर्थ में शामिल नहीं है, क्या नहीं है, आर्थिक संसाधन के रूप में प्रबंधन नहीं है, ठीक है, संज्ञा के रूप में प्रबंधन, विद्या के रूप में, प्रक्रिया के रूप में प्रबंधन नहीं है। तो इन्होंने आर्थिक संसाधन के रूप में प्रबंधन को अर्थ के रूप में शामिल नहीं किया है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। प्रबंध सेवा वर्गीय प्रशासन है, ये परिभाषा आपकी किसकी है, ये आपकी जो है लॉरेंस ए एप्ले की ये आपकी परिभाषा है, ठीक है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार भूमि एवं श्रम की पूंजी की भांति भी एक
क्या है, भूमि, श्रम एवं पूंजी की भांति क्या है, ये आपका एक साधन है। ठीक है, ये इसको भौतिक संसाधनों के अंतर्गत रखा जाता है। प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह के साथ तथा उसके द्वारा काम कराने की कला है। ये अवधारणा किसकी है, हेराल्ड कुर्ट्ज की ये अवधारणा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें मोटरों, हवाई जहाज, फ्रिज, रेडियो या जूते के फीते नहीं बनाते, हम बनाते हैं मनुष्य, और मनुष्य इन वस्तुओं का निर्माण करता है। इस कथन से क्या स्पष्ट होता है, इस कथन से स्पष्ट होता है कि मनुष्यों का विकास है आगे वस्तुओं का निर्देशन, जो आपका प्रबंधन है उसके माध्यम से आप मनुष्यों का विकास करते हैं, ना कि वस्तुओं का निर्देशन करते हैं। प्रबंध प्रक्रिया में सम्मिलित चरणों की संख्या कितनी है, तो आपके जो चरण हैं वो आपके 7 हैं। ठीक है, प्रबंध प्रक्रिया के 3 चरणों में सम्मिलित नहीं है। क्या क्या नहीं सम्मिलित है, समन्वय जो है वो आपके 3 चरणों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, क्रियान्वयन रूपी चरण में सम्मिलित है। जो आपका क्रियान्वयन है वह क्या कहलाता है, तो कर्मचारियों का चयन, उनका प्रशिक्षण, निर्देशन एवं अभिप्रेरण, ये सारी क्रियाएं आपके क्रियान्वयन में सम्मिलित होती हैं। उत्पादन के भौतिक संसाधनों में आते हैं तो उपरोक्त सभी भूमि, उत्पाद, सामग्री, मशीन, ये सभी आपके उत्पादन के भौतिक संसाधनों में आते हैं। प्रबंध उत्पादन का वह महत्वपूर्ण घटक है जो अन्य घटकों की कार्यकुशलता एवं लाभ देता दोनों बढ़ाता है। ठीक है, प्रबंध। इसके बाद संयोगिक अवधारणा के अनुसार प्रबंधन तभी सफल हो सकता है जब प्रबंधक परिस्थिति एवं घटनाओं के अनुरूप कार्य करे, है ना। अब आपके जो भी मतलब व्यवसाय की दशा है और जो आपके कर्मचारियों के मनोभाव है उनको बाखूबी पढ़े और उस हिसाब से आपका जो वर्क मैनेजमेंट है उसको निर्धारित करें। पहला प्रबंध शास्त्री एवं आधुनिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं हेनरी फ्यूल को आप प्रबंध शास्त्री और आधुनिक प्रबंध के जनक मानते हैं। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये पुस्तक के लेखक कौन है, हेनरी फ्यूल ये पुस्तक के लेखक है। इनको ही आधुनिक प्रबंधन का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक का आप किसको कहते हैं, FW टेलर को कहा जाता है। हेनरी फ्यूल ने प्रबंधन के कितने तत्वों कार्यों का उल्लेख किया है, तो ये आपके 5 जो हैं इनके तत्वों और कार्यों का उल्लेख हेनरी फ्यूल ने किया है। प्रबंधन के कार्यों को पोस्ट कोर्ब के नाम से प्रस्तुत करने वाले थे कौन थे, ये आपके लूथर गुलिक एवं जो उर्बिक है। ये प्रबंध के कार्यों को पोस्ट कोर्ब इन्होंने एक कोड के रूप में प्रदर्शित किया है। प्रबंध के कार्यों को दर्शाने हेतु प्यूम सूत्र का प्रयोग किया है, ये किसने किया है, हेनरी फ्यूल, जो आधुनिक प्रबंधन के जन्मदाता है, उन्होंने ये प्यूम सूत्र का उपयोग किया। प्रबंधन के कार्यों को दर्शाने वाला सूत्र PUIM में कौन सा कार्य निम्न में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो आप जैसा कि ये जो मशीनरी है ये आपका नहीं सम्मिलित है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और इंटीग्रेशन ये आपका POIM में सम्मिलित है। ये निश्चित होते हैं तथा इसमें 100 निर्णय के लिए कोई स्थान नहीं होता, क्या कहलाते हैं, तो इनको अपन नियम कहते हैं। ठीक है, जो नियम है आपके जो फिक्स है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, उनमें आपको अपने विवेक का यूज़ नहीं करना होता। इनका क्षेत्र विस्तृत कर होता है, इनका निर्णय में विचारों का मार्गदर्शन करना होता है और ये स्व विवेक की अनुमति देते हैं कहा जाता है। ये आपकी कार्यविधियाँ होती हैं। ठीक है, इनमें आप अपने स्व विवेक का उपयोग कर सकते हैं। किसी कार्य को करने की अंतिम सीढ़ी है, अंतिम क्या है, वह आपका लक्ष्य है ना। नियोजन से बाह्य परिसरों में शामिल होने वाला प्रमुख कारक है। बाह्य परिसरों से कौन शामिल होता है, रोजगार एवं कीमत स्तर, राजनीतिक स्थिरता का स्तर, उत्पादक और आय की प्रवृत्ति, ये सभी जो है ये बाह्य कारक हैं। नियोजन के निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है, कौन होता है, पूर्वानुमान लगाना, ये आपके नियोजन के निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों आज हमने फिर से आपके साथ लगभग 35 क्वेश्चन का डिस्कशन किया और मैं आपको इन ऑब्जेक्टिव के माध्यम से प्रयास करूंगा कि आप मैनेजमेंट का अधिक से अधिक भाग कवर कर लें। मैं ऑब्जेक्टिव इसलिए आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आप प्रबंधन जितना भी पढ़ रहे हैं और उसके बाद जब आप सेट लगाते हैं तो आप यही देखते हैं कि जो क्वेश्चन है वो आपके समक्ष कहीं ना कहीं नया है। इसलिए मेरा ये प्रयास है कि मैं अधिक से अधिक MCQs आपके माध्यम से लगा दूंगा, आपके सामने लेकर आऊँगा। तो आप जब एक बार इन क्वेश्चनों से होकर गुजर जाएंगे, जब आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे तो कहीं ना कहीं आप इनको अच्छे से एलिमिनेट कर सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।